वेलकम स्टूडेंट्स इन कॉमर्स लेजेंड चैनल। तो ये आपका लेक्चर नंबर 2 है, जिसके अंदर हम लोग देखने वाले हैं एडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम्स एंड क्लासिफिकेशंस ऑफ अकाउंट्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर्स है, जिसके अंदर जो है आप लोग जो है क्लासिफिकेशंस का बेसिस देखेंगे, पर्सनल, रियल, नॉमिनल अकाउंट के बेसिस पे। तो ये बहुत ही मज़ेदार लेक्चर्स है और बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर्स है, और ये लेक्चर जो है आपको पूरे लाइफ आपको जो है हेल्प करेगा अकाउंट्स का क्लासिफिकेशंस करने के लिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर्स है, आप लोग देखिए। और लेक्चर स्टार्ट करने के पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी इस चैनल पे नए हैं, प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल्स में। ठीक है, तो बने रहिए कॉमर्स लेजेंड चैनल पे। आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर्स। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 2 के अंदर। लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने ऑलरेडी मीनिंग एंड डिफिनेशंस ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम देखा था, और जो रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है उसके कुछ मेथड्स भी देखे थे, जैसे कि सिंगल इफेक्ट्स, सिंगल मेथड्स, डबल मेथड्स। ठीक है, तो आज जो हमारा सेकंड लेक्चर है, इसमें हम लोग जो है लर्न करेंगे डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम्स के एडवांटेजेस क्या हैं, और उसके बाद हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशंस ऑफ अकाउंट्स, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है अकाउंटिंग्स में। ठीक है, और उसके बाद जो है बाकी के जो गोल्डन रूल्स है और मॉडर्न अप्रोच है, ये हम लोग जो है आने वाले नेक्स्ट लेक्चर्स में बाकी की चीज़ें जो है कवर करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग एडवांटेजेस से। एडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम्स, इसके अंदर जो है सबसे पहले आपको दिया गया है क्या फ़ायदा है होता है डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम से। तो इसमें पहला एडवांटेजेस आपको दिया गया है कंप्लीट रिकॉर्ड। अंडर दिस सिस्टम्स ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। दिस मेथड इज साइंटिफिक एंड रिकॉर्ड्स बोथ द एस्पेक्ट्स ऑफ ईच ट्रांजैक्शंस। बिजनेस के अंदर जो भी हम लोग लेन देन करते हैं, जो भी आता है जाता है, जो भी व्यापार होता है, जो भी ट्रांजैक्शंस हम लोग बिजनेस में रिकॉर्ड करते हैं, तो डबल एंट्री बुक सिस्टम में जो है उसके दो एस्पेक्ट्स होते हैं और दोनों एस्पेक्ट्स को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। दो एस्पेक्ट्स का मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे कि आपने कोई भी प्रोडक्ट सेल किया बिजनेस में, तो आपके बिजनेस हाउस से क्या होगा, प्रोडक्ट सेल हो जाएगा, मतलब गुड्स जो है बाहर जाएगा और उसके बदले में पैसा आएगा। सो एक इफेक्ट जो है सेल का हो गया, दैट इज द गुड्स आउट हो गया, आपके बिजनेस के बाहर चला गया, और दूसरा जो है कैश जो है वो इन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार से दो एस्पेक्ट्स जो है हम लोग रिकॉर्ड करते हैं बिजनेस के अंदर बुक कीपिंग का। तो इसलिए जो है इसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीट रिकॉर्ड, है ना। अगर जो बिजनेस में पैसा आया तो क्यों आया, ठीक है, या फिर बिजनेस से जो है सेल आउट आपने किया कोई प्रोडक्ट, तो उसका पैसा कहाँ है, ठीक है, उसका पैसा मिला है तो उसका पैसा भी रिकॉर्ड करना चाहिए। सो इस तरीके से जो है डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम जो होती है, इसके अंदर जो है कंप्लीट रिकॉर्ड किया जाता है, कंप्लीट रिकॉर्डिंग होता है ट्रांजेक्शन्स का। दैट्स वाई हम जो है यहाँ पे एडवांटेजेस में लिखते हैं कि डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम का फ़ायदा ये है कि यहाँ पे कंप्लीट रिकॉर्ड जो है ट्रांजैक्शंस का किया जाता है। सिर्फ प्रोडक्ट सेल कर दिया तो प्रोडक्ट बाहर चला गया, खाली सेल्स हमने लिख दिया सेल्स बुक में, ऐसा नहीं। सेल्स किया है तो पैसा आया है तो वो भी लिखना होगा, तो दोनों एस्पेक्ट्स हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। दैट्स वाई बुक कीपिंग, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम के अंदर जो है हमें कंप्लीट रिकॉर्डिंग करने का एडवांटेजेस मिलता है। सेकेंड हम लोग देखेंगे इसके अंदर एक्यूरेसी। In this system, both aspects are recorded in the books of accounts, so it gives complete accuracy in accounting work. It also checks arithmetical accuracy. इसका मतलब ये हुआ कि डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम का एक और फायदा ये है कि इसके अंदर आपको अकाउंटिंग में एक्यूरेसी मिलेगी। एक्यूरेसी कैसे मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे जो है आप दोनों एस्पेक्ट्स रिकॉर्ड करोगे। ठीक है, दोनों एस्पेक्ट आप जब रिकॉर्ड करते हो तो जो है in this system both aspects are recorded in the books of accounts, so it gives complete accuracy in accounting work. अगर जो सेल हुआ है तो उसका पैसा जो है आया है कि नहीं आया है वो भी आप रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके से जो है आपको
एक्यूरेसी मिलती है अकाउंट्स के अंदर। ठीक है, अगर जो आपने बिजनेस के अंदर कोई ट्रांजैक्शन हुआ एक्सपेंसेस से रिलेटेड, तो जैसे कि आपने कुछ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पे पैसा खर्च किया, तो क्या होगा, कुछ पेपर्स आपने जो है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के लिए कुछ पेन पेंसिल आपने परचेज किया, तो ये आपके बिजनेस पे आया, उसके बदले में जो है कैश जो है वो आउट हो गया, मतलब कैश जो है आपके बिजनेस से निकल गया। तो ये दोनों एस्पेक्ट्स आप रिकॉर्ड करेंगे। एक्सपेंसेस में आप लिखेंगे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट, ठीक है, और कैश में आप जो है कैश को माइनस करेंगे, तो इस तरीके से जो है एक्यूरेसी रिकॉर्ड हो जाती है इसके अंदर। ठीक है, और इट आल्सो चेक्स अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। सो अगर जो एक चीज़ कम हो रही है तो दूसरी चीज़ बढ़ भी रही है, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है इसमें अर्थमेटिकल एक्यूरेसी भी आ जाती है। ठीक है, जो कि हम लोग आने वाले टाइम में और भी सीखने वाले हैं, बट एक्यूरेसी का मतलब यही होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, देन नेक्स्ट वन इज बिजनेस रिजल्ट्स। ऑल एक्सपेंसेस, losses, income, gains, liabilities, assets, debtors and creditors, all these transactions are recorded। देखिए बिजनेस के अंदर जो है एक्सपेंसेस भी होगा, लॉस भी होगा, इनकम भी होगा, गेन भी होगा, लाइबिलिटीज भी होगी, उधारी भी होगी, प्रॉपर्टी भी आएगी बिजनेस के अंदर। बिजनेस के अंदर जो है डेटर्स भी होंगे जिनको आपने उधारी पे माल बेचा है, अभी तक पैसा मिला नहीं है, दैट इज द डेटर्स। एंड क्रेडिटर्स, जिनसे आपने उधारी पे माल लिया है लेकिन आपने जो परचेस किया है उस परचेस के अगेंस्ट में आपने अभी तक पैसा दिया नहीं है, दैट इज द क्रेडिटर्स। सो ऑल दिस ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड, ये सारे ट्रांजेक्शन्स हम लोग बिजनेस में रिकॉर्ड करेंगे। देयरफॉर इट हेल्प्स टू फाइंड आउट एक्यूरेट बिजनेस रिजल्ट ऑफ पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड। सो जब ये सारी चीज़ें जो है डे टू डे बिजनेस के अंदर, ये सारी चीज़ें डे टू डे बिजनेस के अंदर होती ही है, और ये सारी चीज़ें जब आप जो है वन बाय वन सब के सब रिकॉर्ड करेंगे, तो आपको बिजनेस रिजल्ट कैसा मिलेगा, परफेक्ट मिलेगा। ठीक है, तो एक्यूरेट बिजनेस रिजल्ट्स आपको मिलेगा, कोई भी चीज़ आपका छूटेगा नहीं। ठीक है, तो इसके लिए जो है यहाँ पे बुक कीपिंग सिस्टम के अंदर जो है, जब डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम्स के हिसाब से आप काम करते हो, तो उसका एडवांटेज ये होता है कि बिजनेस रिजल्ट आपको एक्यूरेट मिलता है। ठीक है, जैसे कि मैं वापस से आपको बताना चाहता हूँ कि आपने सपोज बिजनेस के अंदर कोई एसेट्स खरीदा, मोटर कार खरीदा आपने, ठीक है, तो उससे क्या होगा, बिजनेस का एसेट्स जो है बढ़ेगा, सामने से क्या घटेगा, या तो बैंक से पैसा जाएगा, दैट इज कैश इन हैंड। ठीक है, जो बैंक बैलेंस है वो आप एसेट्स परचेस करोगे तो पेमेंट भी करोगे, तो आपका जो कैश इन हैंड है वो कम हो जाएगा, बरोबर ना। तो दोनों एस्पेक्ट्स आप रिकॉर्ड कर रहे हो, तो आपको जो है बिजनेस रिजल्ट परफेक्ट मिलेगा। अगर जो आपने खाली एसेट्स परचेस किया आपने, और उसका पेमेंट्स के बारे में आप कुछ लिखते ही नहीं हो, तो आपको एक्यूरेट बिजनेस रिजल्ट कैसे मिलेगा, एक्यूरेसी कैसे आएगी। सो स्टूडेंट्स, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम के एक और एडवांटेजेस जो है बिजनेस रिजल्ट है, क्योंकि बिजनेस रिजल्ट आपको परफेक्ट मिलता है, ये एडवांटेजेस है डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम का। नेक्स्ट वन इज कॉमन एक्सेप्टेंसी। इट इज वाइडली एक्सेप्टेड सिंस इट फॉलोज यूनिवर्सल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। डबल एंट्री सिस्टम इज एक्सेप्टेड बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट अथॉरिटीज एक्सेट्रा। अच्छा, दूसरा फायदा ये है आपको डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम का, कि जो डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम है ये वाइडली एक्सेप्टेड, मतलब कि ये सभी लोगों ने इसको स्वीकार किया है कि डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम अगर जो आप फॉलो करके अकाउंटिंग कर रहे हो, तो सभी लोगों ने उसको रिकॉग्नाइज किया है, उसको मान्यता दी है। ठीक है, सिंस इट फॉलोज यूनिवर्सल अकाउंटिंग प्रिंसिपल, क्यों, क्योंकि यह जो है यूनिवर्सल अकाउंटिंग का जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, यूनिवर्सल अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है उसको फॉलो करता है, इसलिए सभी ने इसको एक्सेप्ट किया है। ठीक है, तो ये एक फ़ायदा ही है आपको डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम के हिसाब से, जब आप रिकॉर्डिंग करेंगे ट्रांजेक्शन, तो फिर वो कॉमन एक्सेप्टेंसी है। ऐसा नहीं कि इंडिया में आपने जो मेथड से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया उसको मान्यता है, फॉरेन में वही मेथड आप यूज़ करते हो यूके यूएसए में जाके, तो उसको मान्यता नहीं है, ऐसा नहीं है। जो सिस्टम से आप यहाँ पे रिकॉर्डिंग करोगे या वहाँ पे रिकॉर्डिंग करोगे, सब जगह ये सिस्टम चलता है। ठीक है, तो कॉमन एक्सेप्टेंसी है ऑल ओवर वर्ल्ड।
डबल एंट्री सिस्टम इज एक्सेप्टेड बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, गवर्नमेंट अथॉरिटीज है, ठीक है, सभी ने इसको जो है मान्य किया है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बोले तो जैसे आरबीआई है, सेबी है, गवर्नमेंट अथॉरिटीज बोले तो भारत सरकार है, इनकम टैक्स है, इन सभी ने जो है डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम्स को एक्सेप्ट किया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा यहाँ पे 4 एडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। एक देखा आपने कंप्लीट रिकॉर्ड, एक्यूरेसी, बिजनेस रिजल्ट और कॉमन एक्सेप्टेंसी। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस में जो है ये जो एडवांटेजेस है इसके बारे में आपको क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो इससे ज़्यादा कुछ आएगा नहीं, जो मैंने आपको सिखाया अभी इसी में से कुछ ना कुछ आएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो आगे बढ़ते हैं। आगे आपके बुक्स में एक और चीज़ दी गई है, कन्वेंशनल अकाउंटिंग सिस्टम, दैट इज़ द ट्रेडिशनल। मतलब कि पुराने समय में अकाउंटिंग सिस्टम कैसा था। पुराने समय में यहाँ पे बताया जा रहा है कि पुराने समय में कन्वेंशनल अकाउंटिंग सिस्टम इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिकबिलिटी, मतलब बहुत ही वास्तविकता के ऊपर ये डिपेंड था। जो कन्वेंशनल अकाउंटिंग सिस्टम है, अकाउंटिंग कन्वेंशन मीन्स रूल्स विच बाय कॉमन एग्रीमेंट आर यूज्ड इन अकाउंटिंग। एक कॉमन एग्रीमेंट्स की बात कर रहा है यहाँ पे वो, कि अकाउंटिंग कन्वेंशन का मतलब होता है कि रूल्स, एक ऐसा रूल्स जो कि कॉमन एग्रीमेंट से यूज किया जाता है अकाउंटिंग में। हाउएवर दिस इज नो क्लियर इंफॉर्मेशन ऑफ रूल्स बिटवीन कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस। इंडियन सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज द एग्जाम्पल ऑफ कन्वेंशनल अकाउंटिंग। जो पुराने जमाने में इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम था वो कन्वेंशनल अकाउंटिंग का एक उदाहरण है। दिस सिस्टम डज नॉट फॉलो प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, क्योंकि जो इंडिया में पुराने ज़माने में डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम तो था ही नहीं, और जो इसके प्रिंसिपल्स है डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम्स के वो भी फॉलो नहीं होते थे। ये डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम्स को लिखने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स है जो कि हम आने वाले लेक्चर में देखेंगे। बहुत ही मज़ेदार ये प्रिंसिपल्स है, और पूरे लाइफ टाइम आपको ये प्रिंसिपल्स जो है यूज़ करना रहेगा, और याद 2 मिनट में 1 मिनट भी नहीं लगेगा आपको ये प्रिंसिपल्स को याद करने में। ठीक है, सो इट इज़ इनकम्प्लीट सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। सो जो कन्वेंशनल अकाउंटिंग सिस्टम था ट्रेडिशनल, वो इनकम्प्लीट सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन था। ये इनकम्प्लीट सिस्टम क्यों बोल रहा है, जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि अगर जो हमने कुछ एसेट्स परचेस किया तो उसके बदले में हमारा जो है कैश जो है, या बैंक से हम पेमेंट करेंगे तो हमारा जो कैश बैलेंस है, बैंक बैलेंस है, वो कम हो जाएगा क्योंकि हमने परचेस किया एसेट्स। तो ट्रेडिशनल मेथड जो था उसके अंदर जो है एसेट्स परचेस किया तो एसेट्स तो लिख देते थे, लेकिन कितने में परचेस किया वो नहीं लिखते थे। ठीक है, तो कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस कम होता ही नहीं था। सो ये जो है सिंगल एंट्री सिस्टम जैसा था ये। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी आगे जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट अब हम लोग सीखने जा रहे हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, क्लासिफिकेशंस ऑफ अकाउंट्स। आप सभी लोगों ने कॉमर्स लिया है, कॉमर्स में हम लोग डे 1 से बोलते आ रहे हैं कि हम लोग अकाउंट सीखेंगे। ये अकाउंट्स होता क्या है, ठीक है, सबसे पहले आज इस पर डिस्कस कर लेते हैं, ये अकाउंट्स होता क्या है। सिंपल है, अकाउंट्स का मतलब होता है कि जो डे टू डे बिजनेस ट्रांजैक्शंस में हम लोग बहुत सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, उस रिकॉर्ड्स को जो है एक पर्टिकुलर हेडिंग के अंदर आप रिकॉर्ड करोगे, तब तो आपको जो है बहुत सारे रिपोर्टिंग्स, बहुत सारे डेटाबेस परफेक्ट मिलेंगे। ठीक है ना, जैसे कि आप लोग स्कूल्स में अभी तक कैसे करते थे, सब्जेक्ट वाइज नोटबुक बनाते थे, और सब्जेक्ट वाइज नोटबुक बना के उसके अंदर जो है मैथ्स की बुक्स में मैथ्स लिखते थे, ठीक है, हिस्ट्री की बुक्स में हिस्ट्री लिखते थे। तो होता क्या था, जब भी आपको मैथ्स से रिलेटेड कुछ देखना रहता था तो आप लोग मैथ्स की बुक्स को निकालते थे और फटाफट आप अपना देख के काम खत्म करते थे। सोचो अगर जो ये सारी चीज़ें हम लोग एक रफ बुक में मेंटेन करें, और फिर आपको जो है मैथ्स से रिलेटेड या हिस्ट्री से रिलेटेड या ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ देखना है, तो आप रफ बुक में ढूंढते ढूंढते आपको ये हो सकता है कि 1 मिनट में मिल जाए, हो सकता है कि 10 घंटा भी लग जाए उस चीज़ को ढूंढने में, फिर भी आपको नहीं मिलेगा जो आप ढूंढ रहे हो, है ना। सो ये तकलीफ होती है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स का मतलब क्या होता है हिंदी में, वर्गीकरण ऑफ अकाउंट्स का वर्गीकरण करना।
तो जैसे आप लोगों ने अभी तक जो है सब्जेक्ट वाइज नोटबुक बनाया था, वैसे ही अकाउंट्स में जो है बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं, ठीक है, बिजनेस के अंदर। तो उन सारे अकाउंट्स को जो है हम लोग जो है सब अलग अलग ग्रुप बना के उसके अंदर उस ग्रुप से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन्स होगा बिजनेस का उसको रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। सो इसी को हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स कहते हैं। तो पहले देखते हैं मीनिंग ऑफ अकाउंट। An account is a summarized record of transactions relating to a particular person, assets, liability, particular head of expenses या फिर इनकम रिकॉर्डेड एट वन प्लेस। देखो यहाँ पे वही बता रहा है वो कि अकाउंट जो है एक समराइज्ड रिकॉर्ड होता है ट्रांजैक्शंस का जो बिजनेस में लेन देन होती है, जिसके अंदर रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर पर्सन, जिसके अंदर एक पर्टिकुलर पर्सन का रिकॉर्ड होता है, या फिर एक पर्टिकुलर एसेट्स का समराइज्ड रिकॉर्ड होगा या लाइबिलिटी का, ठीक है। अगर जो आपने कोई उधारी ली है तो उसका कंप्लीट रिकॉर्ड समरी होगी उसके अंदर, या पर्टिकुलर हेड ऑफ एक्सपेंसेस जैसे कि प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हो गया, ठीक है, सन्ड्री एक्सपेंसेस हो गया, देन इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस हो गया, वेजिस हो गया, सैलरी हो गया। तो सैलरी का हेड का जो एक्सपेंसेस होगा उसके अंदर किसने कब कब कितनी कितनी सैलरी ली है वो सारे डिटेल्स आ जाएंगे। और इनकम रिकॉर्डेड एट वन प्लेस, या फिर एक इनकम का हेड बना दिया और जितना भी इनकम आपको हो रहा है बिजनेस में सब उसी हेड के अंदर रिकॉर्ड करोगे, तब जाके आपको एंड ऑफ द डे या कभी भी एट एनी टाइम आपको जो एक समराइज्ड रिकॉर्ड मिलेगा। अगर जो आप ऐसा नहीं करते हो, सबको एक ही जगह एक ही पेज पे लिखते हो, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी आपको कोई भी डिटेल ढूंढने में, ठीक है। So, an account is a summarized record of transactions relating to a particular person, assets, liabilities, particular head of expenses or income recorded at one place. In day-to-day business activity, large number of business transactions takes place. मतलब डेली आप देखेंगे तो बिजनेस का जो एक्टिविटी होती है उसमें बहुत सारे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स जो है होते रहते हैं दिन भर में। इट अफेक्ट्स द सेवरल अकाउंट्स, वो उसके अंदर बहुत सारे अकाउंट्स को वो अफेक्ट करता है। एट द एंड ऑफ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इट इज नेसेसरी फॉर द बिजनेसमैन टू बैलेंस द अकाउंट टू फाइंड आउट द इंफॉर्मेशंस। जैसे कि बिजनेस में जो है डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी में बहुत सारे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होते हैं। तो बहुत सारे बिजनेस ट्रांजेक्शन बोले तो किसी को आपने पेमेंट दिया, किसी से पेमेंट आपने लिया, किसी को आपने सेल किया, किसी से आपने परचेज किया, कुछ बिजनेस में आपने खर्चा किया, कुछ बिजनेस में जो है इनकम हुआ। तो ये सारे चीज़ों को हम जो है हेड वाइज रिकॉर्ड करते हैं। तो इससे क्या होता है, बहुत सारे अकाउंट्स क्रिएट होंगे। At the end of certain period of time, it is necessary for the businessman to balance the account to find out the information like total capital, total liabilities and assets, total income and expenses etc. of the business। जैसे कि हर एक बिजनेसमैन का, हर एक पर्सन जो है बिजनेस में यही सोचता है कि उसको एंड ऑफ द डे मालूम पड़े कि आज टोटल उधारी कितनी आई, आज टोटल एसेट्स कितना आया बिजनेस में, आज टोटल इनकम कितना आया, आज टोटल एक्सपेंसेस कितना हुआ है बिजनेस में। ये हर किसी ये चीज़ें हर किसी बिजनेसमैन को चाहिए रहता है एंड ऑफ द डे, ठीक है, या फिर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद। तो जब आप अकाउंट्स वाइज हेड वाइज ये सारे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करोगे, तभी तो आप जो है टोटल एक्सपेंसेस कितना हुआ है, टोटल इनकम कितना हुआ है, टोटल उधारी कितनी हुई है बिजनेस में, टोटल कैपिटल कितना लगा बिजनेस में, तभी तो आप बता पाओगे ना, ठीक है। तो इसी चीज को जो हम लोग सिस्टमेटिक ढंग से जब रिकॉर्ड करते हैं अकाउंट वाइज, ठीक है, तो यही हमारा अकाउंट्स होता है। ओके, ठीक है। अभी हम लोग थोड़ा सा डिफिनेशंस ऑफ अकाउंट्स के बारे में पढ़ेंगे। An account is summarized record of transactions affecting one person, one kind of property or one class of gain or loss। G.R. बार्टली बॉय, G.R. बार्टली बॉय इन्होंने एक डिफिनेशन दिया है कि अकाउंट का मतलब होता है कि एक समराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन्स, जो भी ट्रांजेक्शन्स होता है रिलेटेड टू एक पर्सन से या अफेक्टिंग वन पर्सन से या फिर वन काइंड ऑफ प्रॉपर्टी से और वन क्लास ऑफ गेन और लॉस। जैसे कि आप लोग, आपका बिजनेस है, आप अपना बिजनेस जो है XYZ प्राइवेट लिमिटेड के साथ कर रहे हैं, आप उसको जो है सेल करते हैं, तो आप जो है कई बार उसको सेल करोगे, कई बार वो थोड़ा थोड़ा पैसा देगा,
ठीक है ना। तो जब आप उस XYZ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अकाउंट बनाएंगे तो सारे उससे रिलेटेड ट्रांजैक्शन उसी अकाउंट में आप रिकॉर्ड करोगे, मतलब कि उसी पेज पे आप रिकॉर्ड करोगे। तो फिर आप जब नीचे टोटल मारोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि XYZ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को आपने टोटल कितना पैसा दिया और कितना पैसा आया। ओके, सॉरी, कितना आपने परचेस किया और कितना पैसा आपने उसको पे किया। ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज एन अकाउंट इज अ लेजर record in a summarized form of all transactions that have taken place with the particular person or thing specified। कार्टर, मिस्टर कार्टर का ये डिफिनेशन है, ये भी सेम वैसे ही है। एन अकाउंट इज अ लेजर, एक लेजर होता है। लेजर का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। समराइज्ड फॉर्म, एक समराइज्ड फॉर्म होता है सभी ट्रांजैक्शंस का, जिसको कि हम लोग रिकॉर्ड करते हैं लेजर के फॉर्म में। ये लेजर भी आपको बहुत जल्द मिलने वाला है। दैट हैव टेकन प्लेस, जो कि उस प्लेस पे होता है विद द पर्टिकुलर पर्सन और थिंग स्पेसिफाइड। ठीक है। सो ऐसा आपको यहाँ पे दिया गया है। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि अकाउंट्स जो है का मतलब आप इन शॉर्ट में इतना ही समझ के रखो कि जो भी बिजनेस में ट्रांजैक्शंस होता है उसको हेड वाइज रिकॉर्ड करना है आपको। ओके स्टूडेंट्स, सो उसी को हम लोग बोलते हैं अकाउंट्स। ओके, अब आइए हम लोग सीखते हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ अकाउंट्स। वो अकाउंट्स का को जो है कौन से बेसिस पे हम अकाउंट्स को क्लासीफाई करें जिससे कि हमको परफेक्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड जो है डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम के हिसाब से हम लोग रिकॉर्ड कर सके। तो अकाउंट्स तो बहुत हमने बोल लिया। अब ये अकाउंट्स के अंदर बहुत सारी वैरायटी होती है, बहुत सारा रूल्स होता है जिसके बेसिस पे हम अकाउंट्स को क्लासीफाई करेंगे, और जब हम अकाउंट्स को क्लासीफाई करेंगे तब हमारा जो रिपोर्टिंग सिस्टम होगा, जो हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स होगा, परफेक्ट होगा और हम अच्छी तरह से जो है अपना बहुत सारे रिपोर्ट्स को बना पाएंगे। तो क्लासिफिकेशंस ऑफ अकाउंट्स में जो है सबसे पहले आपको यहाँ पे बताया गया है दो अकाउंट्स, एक है पर्सनल अकाउंट्स और दूसरा है इम्पर्सनल अकाउंट्स। ठीक है। पर्सनल अकाउंट्स में आपको स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है वापस से तीन जो है दो चीज़ें बताई गई है। एक है नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स, दूसरा है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स और तीसरा है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स। जो नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स है, इसके अंदर जितने भी नेचुरल इंडिविजुअल्स होते हैं, नेचुरल इंडिविजुअल्स का मतलब होता है जैसे हम और आप। ठीक है। ठीक है। तो सुनीता अकाउंट, अशोक अकाउंट, साहू अकाउंट, हम लोग क्या है, हम लोग नेचुरल पर्सन है। ठीक है, बाय क्रिएटेड बाय गॉड। ओके। देन आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट्स का मतलब क्या है, पुणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, राधिका स्पोर्ट्स क्लब, बैंक ऑफ इंडिया। तो ये सब क्या है, ये सब आर्टिफिशियल पर्सन है, मतलब इनका भी जन्म हुआ है, लेकिन जैसे हमारा और आपका जन्म हुआ है, ठीक है, वैसे इनका जन्म नहीं हुआ है, इसके लिए इनको हम लोग आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स बोलते हैं। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स, ये भी पर्सनल अकाउंट्स में ही आता है, जैसे कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट है, प्रीपेड एक्सपेंसेस है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है। सो बिजनेस के अंदर जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं स्टूडेंट्स, उसके अंदर बहुत सारे खर्चे तो आप कर देते हो लेकिन पैसा आप पे नहीं करते हो, पैसा आप बाद में पे करने वाले हो। तो उन सारे एक्सपेंसेस को जो है एक अकाउंट्स बनाया जाता है जिसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। उसके अंदर वो सारे एक्सपेंसेस को लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल, ड्यूरिंग द मंथ आपने इलेक्ट्रिसिटी यूज़ किया, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो है आपको एक हफ्ते या 15 दिन के बाद पे करना है। तो आप जो है एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करोगे, लेकिन वो एक्सपेंसेस क्या होगा, अभी अनपेड होगा, दैट इज द आउटस्टैंडिंग। ठीक इसी का अपोजिट जो होता है प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस जैसे कि इंश्योरेंस। अभी इंश्योरेंस जो है, कभी भी आप कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो तो 12 महीने की होती है। ठीक है, सपोज आपने जो है सितंबर में इंश्योरेंस पॉलिसी ली तो फाइनेंशियल डेटा के हिसाब से 6 मंथ जो है करंट ईयर में आएगा, 6 मंथ नेक्स्ट ईयर में आएगा। तो नेक्स्ट ईयर का 6 मंथ भी आपने एडवांस में पे कर दिया, दैट इज द प्रीपेड एक्सपेंसेस। ऐसे और भी बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं जो कि पेड इन एडवांस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल आपका जो मोबाइल रिचार्ज है, ठीक है ना, तो वो भी जो है प्रीपेड होता है, मतलब कि आप यूज़ बाद में करोगे लेकिन पेड पहले कर देते हो। तो ऐसे सारे एक्सपेंसेस को हम लोग प्रीपेड एक्सपेंसेस बोलते हैं।
इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को जो है हम अपने बुक्स के हिसाब से भी देख लेते हैं अभी हम लोग। पर्सनल अकाउंट्स का मतलब होता है कि दिस अकाउंट रिप्रेजेंट्स अ पर्सन। ये पर्सनल अकाउंट जो है रिप्रेजेंट करता है एक व्यक्ति को, एक पर्सन्स को। सीधी सी बात है, पर्सनल अकाउंट है तो ऑब्वियसली एक व्यक्ति को रिप्रेजेंट तो करेगा ही। एंड ग्रुप ऑफ पर्सन्स, और कुछ समूह के लोगों को रिप्रेजेंट करता है। विथ whom बिजनेस डील्स, जिसके साथ हम लोग बिजनेस व्यापार करेंगे, बिजनेस डील करेंगे। दिस अकाउंट्स आर क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग थ्री कैटेगरीज। एक होता है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, अकाउंट्स रिलेटिंग टू इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग बोले तो हम और आप, है ना। नेचुरल पर्सन अकाउंट, पर्सनल पर्सन अकाउंट, अकाउंट्स रिलेटिंग टू इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग्स। एग्जाम्पल राजेश, सुनीता, सुषमा, ठीक है। ये जो एसी करके लिखा हुआ है इसको हम लोग शॉर्टकट में अकाउंट ये शॉर्ट फॉर्म है अकाउंट्स का। तो नेचुरल पर्सन अकाउंट, पर्सन्स अकाउंट्स, ये आपको समझ में आया। ह्यूमन बीइंग। आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट जो होता है ये ह्यूमन बीइंग नहीं होता है। आर्टिफिशियल का मतलब होता है कि बनावटी, ठीक है। आर्टिफिशियल पर्सन्स मीन्स इंक्लूड अकाउंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कोई ना कोई संगठन होता है, जैसे आप लोगों के घर के आजू बाजू में कीड़ा मंडल या मित्र मंडल, है ना। जय महाराष्ट्र मित्र मंडल, शिव शंकर चाल कमेटी या शिव शंकर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, ऐसे सब होते हैं। तो ये सब क्या है, ऑर्गेनाइजेशन से, एसोसिएशन से, विच आर क्रिएटेड बाय लॉ, जो कि कानून के हिसाब से क्रिएट किया जाता है। तो एग्जाम्पल आपको कुछ दिया गया है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट, एबीसी एंड कंपनी अकाउंट, रिक्रिएशन क्लब अकाउंट। तो ये सब जो रिक्रिएशन, कोई भी रिक्रिएशन क्लब हो, एबीसी, कोई भी कंपनी का नाम हो, ये सब जो है इनका बर्थ तो होता है, लेकिन इनका बर्थ जो है बाय लॉ होता है। मतलब कि अगर जो आपको बैंक ऑफ महाराष्ट्र या फिर कोई कंपनी खोलनी है तो आपको जो है पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। उसके लिए जो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है वो सारे फुलफिल करने पड़ेंगे, तब जाके लॉ अप्रूवल देगा और कोई भी कंपनी का जन्म होगा या रिक्रिएशन क्लब का जन्म होगा, रिस्पेक्टिव आर्टिफिशियल मतलब रिस्पेक्टिव का जन्म होता है। और इस प्रकार से जो है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स में वो पर्टिकुलर थिंग्स आ जाती है, ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स का मतलब क्या होता है, दिस अकाउंट्स रिप्रेजेंट्स अ सर्टेन पर्सन और ग्रुप ऑफ persons in business dealings. Accounts relating to outstanding and prepaid items are called representative personal accounts. मैंने आपको पहले ही बताया था कि बिजनेस जब आप करेंगे तो बहुत सारे खर्चे जो है, खर्चे तो आप कर देते हो लेकिन पे नहीं करते हो, तो उसको आउटस्टैंडिंग के एक्सपेंसेस कहेंगे। और इस प्रकार के जितने भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होंगे उसको हम लोग एक पर्टिकुलर हेडिंग में रिकॉर्ड करते हैं, ताकि सारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपको एक ही जगह पे एक साथ मिले, ठीक है। तो उन सारी चीज़ों, उन सारे एक्सपेंसेस को जिस जगह पे हम रिकॉर्ड करेंगे उस जगह को हमने नाम दिया है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। और ठीक ऐसे जो है प्रीपेड एक्सपेंसेस है। तो स्टूडेंट्स इसी को जो है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स कहा गया है। मतलब यहाँ पे भी जो है इंडिविजुअल अकाउंट ही आएगा। आप एक्सपेंसेस करोगे तो पर्सन के साथ ही एक्सपेंसेस करने वाले हो, है ना, ठीक है। तो ये भी जो है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स में ही आता है। तो प्रीपेड वेजेस मतलब कि वर्कर को आपने एडवांस में वेजेस पे किया, ठीक है। तो एक वर्कर को आप थोड़ी ना पे करोगे, आप तो कई सारे वर्कर्स को वेजेस पे करोगे, तो उनका जो है प्रीपेड वेजेस अकाउंट बनाइए आप, ठीक है। तो ये हो गया आपका। तो इस तरीके से हमने पर्सनल अकाउंट्स कवर किया। अब हम लोग देखते हैं इम्पर्सनल अकाउंट्स के बारे में। इम्पर्सनल अकाउंट्स में जो है आपको एक रियल अकाउंट्स दिया गया है और नॉमिनल अकाउंट्स दिया गया है। रियल अकाउंट्स में जो है दो चीज़ें आपको दी गई है यहाँ पे, टेंजिबल रियल अकाउंट और दूसरा है इंटेंजिबल रियल अकाउंट। टेंजिबल का मतलब होता है कि देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, जैसे कि कंप्यूटर, कैश, मशीनरी, ये सब आपको दिया गया है। देन इंटेंजिबल में आपको गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट्स दी गई है। और एक और इम्पर्सनल अकाउंट्स में है नॉमिनल अकाउंट्स, जिसके अंदर आपको जो है दो चीज़ें वापस से बताई गई है, एक तो एक्सपेंसेस अकाउंट्स और दूसरा जो है इनकम एंड गेन्स, ठीक है। तो एक्सपेंसेस में जैसे कि स्टेशनरी एक्सपेंसेस है, परचेस एक्सपेंसेस हो गया, एडवर्टीजमेंट, ये भी खर्चा ही है कंपनी का। इनकम एंड गेन्स में जैसे कि आपको
आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया तो आपको उसको इंटरेस्ट मिलेगा, दैट इज द इनकम एंड गेन्स। आपने कोई प्रोडक्ट परचेस किया तो आपको वहाँ पे डिस्काउंट मिला, ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो इनकम एंड गेन्स। आपने प्रोडक्ट सेल किया बिजनेस का, बिजनेस में आपने क्या किया, आप बिजनेस कर रहे हो तो प्रोडक्ट सेल करोगे, तो वहाँ पे भी आपको इनकम एंड गेन्स हो गया। तो स्टूडेंट्स ये जो स्क्रीन पे आप देख रहे हो ना, ये पूरा चार्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स का, कंप्लीट चार्ट है इसके, ठीक है। तो यही सारे ट्रांजेक्शन जो है बिजनेस के अंदर होते रहता है, जो आपको स्क्रीन पे दिया गया है, और इसी के हिसाब से आपको सारे अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन करना पड़ता है। एक बार हम लोग थोड़ा सा इम्पर्सनल अकाउंट्स को भी रीड कर लेते हैं बुक के हिसाब से। इम्पर्सनल अकाउंट्स आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टू कैटेगरीज: रियल अकाउंट्स, दिस अकाउंट्स रिप्रेजेंट्स एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज ओन्ड बाय द बिजनेस। मतलब कि जो बिजनेस है, अगर जो आपका बिजनेस है और आप उस बिजनेस के ओनर हो, तो जो भी एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज हुई वो बिजनेस की हुई, आप बिजनेस उसका ओनर हुआ मतलब कि आपकी हुई हो। तो फिर उसके लिए जो है इसने बताया है कि द फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ रियल अकाउंट्स। तो एक टेंजिबल रियल अकाउंट है और इंटेंजिबल रियल अकाउंट्स है। टेंजिबल रियल अकाउंट्स का मतलब होता है मीन्स द एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज। बिजनेस का खुद का जो भी एसेट्स और प्रॉपर्टीज है उसको हम लोग रियल अकाउंट्स बोलते हैं। विच कैन बी सीन, जिसको हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, एंड फेल्ट और महसूस कर सकते हैं। एग्जाम्पल, मशीनरी जो है ये बिजनेस का एसेट हो गया क्योंकि बिजनेसमैन जो है उसका ओनर है, ठीक है। मोटर कार ये भी बिजनेस की प्रॉपर्टी हुई क्योंकि बिजनेस जो है, जो कंपनी है उस मोटर कार की मालिक है। स्टॉक ऑफ गुड्स, कंपनी अगर जो कोई प्रोडक्ट बना के बेच रही है तो जो भी अनसोल्ड गुड्स पड़ा हुआ है उसका मतलब कि जो भी स्टॉक पड़ा हुआ है वो स्टॉक का मालिक कंपनी हुआ। सो ये सारी चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं। दैट्स वाई ये सब जो है टेंजिबल रियल अकाउंट है। और इन सब को टेंजिबल रियल अकाउंट्स में रियल अकाउंट्स के कैटेगरी में लिया है क्योंकि ये सारे चीज़ें का मालिक कौन होता है, ओनर कौन होता है, कंपनी होती है, ठीक है। तो दैट इज द टेंजिबल रियल अकाउंट। अब हम देखेंगे इंटेंजिबल रियल अकाउंट। इंटेंजिबल रियल अकाउंट मीन्स एसेट्स विच कैन नॉट बी सीन, टच और फेल्ट बट दे कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये सब जो है इंटेंजिबल एसेट्स है। अच्छा स्टूडेंट्स, आप लोगों ने गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट्स बहुत बार ये सारे शब्द सुने होंगे आपने, लेकिन कभी आप लोगों ने किसी भी कंपनी का गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट को देखा है कैसा होता है वो, कौन सा कपड़ा पहना है, कौन से कलर का रहता है, ऐसा आपने कभी देखा है? नहीं देखा है ना। तो इसके लिए यहाँ पे आपको लिखा है कि ये इंटेंजिबल रियल अकाउंट्स है, इसको आप देख तो नहीं सकते हो, ठीक है, बट दे कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, लेकिन आप उसको जो है मनी के टर्म्स में मेजर्ड कर सकते हो। जैसे कि जिस कंपनी का गुडविल बहुत अच्छा है, रेपुटेशन बहुत अच्छा है, उस कंपनी के जो मार्केट में शेयर्स होंगे, शेयर्स के जो प्राइस होंगे वो बहुत हाई होंगे, ठीक है ना। देन पेटेंट, पेटेंट का मतलब क्या होता है कि अगर जो किसी कंपनी ने कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके कोई प्रोडक्ट बनाया है तो उसका पेटेंट राइट्स जो उस कंपनी के पास ही होता है जिसने वो R&D किया है, और वही उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करेगा, दूसरा कोई नहीं कर सकता है, ठीक है। तो पेटेंट्स के लिए उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पेटेंट एक्ट के हिसाब से उसको एक सर्टिफिकेट मिलता है, ठीक है। तो उसको इंटेंजिबल रियल अकाउंट्स बोलते हैं। देन ठीक उसी तरीके से कॉपीराइट्स, जैसे मूवी वगैरह एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कॉपीराइट्स आता है, ठीक है। तो ये हो गया इंटेंजिबल रियल अकाउंट स्टूडेंट्स। देन नेक्स्ट वन इज नॉमिनल अकाउंट्स। नॉमिनल अकाउंट्स में आपको दो दिया गया है, एक्सपेंसेस अकाउंट दिया गया है, दूसरा इनकम एंड गेन्स। सो बहुत सारे एक्सपेंसेस बिजनेस में जो होते हैं उसको हम लोग नॉमिनल अकाउंट्स के कैटेगरी में क्लासीफाई करेंगे। और नॉमिनल अकाउंट्स में वो एक्सपेंसेस के हेड के अंदर जाएगा, जैसे कि स्टेशनरी है, परचेज है, एडवर्टीजमेंट है, और भी बहुत सारे हैं हेड्स हम बना सकते हैं एक्सपेंसेस अकाउंट्स में। इनकम एंड गेन्स, जो भी आपको बिजनेस में इनकम होता है उसको आप नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में लेके जाओ। डिस्काउंट रिसीव्ड, सेल्स, ये सारी चीज़ें जो है उसके अंदर आती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से आपने जो है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स देखा, और ये उसको मैंने यहाँ पे डिटेल में डाला है, जो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है।
थैंक्स फॉर वॉचिंग कॉमर्स लीजेंड चैनल। तो जो लोग इस चैनल पे नए हैं, प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और कमेंट सेक्शंस में आप लोग ज़रूर मेंशन कीजिए आपको ये लेक्चर कैसा लगा। ठीक है, तो और ये लेक्चर जो है आप अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने ग्रुप में जो है इसको फॉरवर्ड कीजिए, ताकि उन्हें भी इस फ्री लेक्चर का बेनिफिट मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग कॉमर्स लीजेंड चैनल। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका लेक्चर क्लासिफिकेशंस ऑफ अकाउंट्स एंड एडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम्स का। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर जो बहुत ही पसंद आया होगा, और जिसको किसी को भी कुछ भी डाउट्स है तो आप लोग जो है हमारे कॉमर्स लीजेंड चैनल पे ज़रूर से ज़रूर इसके बारे में लिखना। आपके जो भी डाउट्स है वो क्लियर कर दिए जाएंगे, और बहुत ही जल्द हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम देखेंगे गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स का। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग कॉमर्स लीजेंड चैनल।